Hello everyone, I am Deepika and today we are going to do the ballroom which has been written by John. I'm going to make you understand the entire poetry line by line. After that, I'm going to discuss the literary devices with you. So let's get started. What is the boy now? Who has lost his ball? What is he to do? So now we know that someone is narrating this to us, right? ये poetry कोई और हमें बता रहा है. So who is it? A poet. हमारे poet खड़े हुए हैं थोड़ी सी दूर में and he's observing this boy who's playing with his ball. So and he is noticing what this boy is doing and how he's going to learn so many things from one incident. What is the boy now who has lost his ball? So now the poet is saying कि बॉल बच्चा करने वाला क्या है जो जिसने अपनी बॉल लूज कर लिया. What is it to do? What is going to do now? How is he going to react now? I saw it go merely bouncing down the street and then merely over there it is in the water. So now poet is saying उन्होंने देखा उस बॉल को जाते हुए किस तरीके से वो बाउंस कर रही थी. आपकी बॉल बाउंस करती है. So he is describing it happily, merrily bouncing, happily bouncing down the street. पहले street पे and then merely over और उसके बाद कहाँ गई? There it is in the water, into the water. No use to say oh there are other balls. So now the poet is saying अब मैं ये तो नहीं कह सकता हूँ इस बच्चे को कि there are other balls कि आपको इतना दुख मत जताओ इस बॉल के जाने पे जो आपसे दूर चली गई है क्योंकि बहुत सारी बॉल्स हैं दुनिया में. लेकिन इट्स नॉट जस्ट अबाउट द बॉल हियर, इज इट? ऑफ कोर्स नॉट, बिकॉज एक बॉल के साथ उस बच्चे की जो मेमोरीज अटैच्ड हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे. एक बॉल की इतनी सिग्निफिकेंस नहीं है, जो मेमोरीज और जो अटैचमेंट है उस बॉल के साथ उसकी सारी की सारी सिग्निफिकेंस है. An ultimate shaking grief fixes the boy as he stands rigid, trembling, staring down all his young days into the harbor where his ball went. Now, how is the boy reacting to it? Let's understand. Shaking grief means आप बहुत ज्यादा दुखी हैं, बहुत ही ज्यादा. अल्टीमेट जिसको बोलते हैं दुख, उसमें आप बॉय है. ही स्टैंड्स रिजिड. रिजिड मतलब आप बिल्कुल भी फ्लेक्सिबल नहीं, एकदम टाइट होके खड़े हुए हैं. ट्रेम्बलिंग मीन्स आप शेक कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, डर लगता है आपको तब आप शेक करते हैं ना थोड़ा सा घबराहट में, तो दैट्स व्हाट ही इज डूइंग, ट्रेम्बलिंग. स्टेयरिंग डाउन मतलब किसी चीज को घूरते लगातार देखना, स्टेयरिंग डाउन. ऑल हिज यंग डेज इनटू द हार्बर. हार्बर होता है जहां पे आपके शिप्स को पार्क किया जाता है, जिसको पोर्ट बोलते हैं. सो बेसिकली इट्स सिग्निफाइंग वाटर हियर. His ball went. So now this boy, little boy who was playing with his ball some minutes back, is now all in sad, like he's all sad. अल्टीमेट ग्रीफ आ गया उसको उसके ऊपर. क्यों? क्योंकि उसकी बॉल अब उससे दूर जा चुकी है, वो पानी में है, वो खड़ा हुआ है, वो कांप रहा है और वो बस उस बॉल को देख रहा है जो उसके पास वापस नहीं आ सकती है. उस बॉल के साथ जो वाटर में चली गई है उसके साथ बहुत सारी जो उसकी अटैचमेंट, लविंग मेमोरीज थी जो उसके चाइल्डहुड की, वो सब कुछ जा चुकी हैं. जो उसने उसके साथ खेला था, जितना टाइम वो बॉल के साथ अपने घर पे या बाहर बिताता था, सब कुछ. सो इट्स नॉट जस्ट अबाउट द मटीरियल, इट्स नॉट जस्ट अबाउट द बॉल, इट्स मच मोर देन दैट. आप किस तरीके से एक चीज के साथ इतना बॉन्ड क्रिएट कर लेते हैं कि जब वो चली जाती है आपसे दूर तो आपको बहुत दुख होता है. जैसे कि बचपन में हम बहुत सारे किसी टॉय से, अपने किसी पेन या किसी नोटबुक से, किसी भी चीज से आप अटैचमेंट फॉर्म कर लेते हैं, राइट? कभी वो आपसे दूर चली गई, खो गई, किसी ने स्टील कर ली, आपको बुरा लगता है. सो सिमिलर थिंग इज हैपनिंग विद दिस बॉय, that the ball has gone away from him and he's feeling extremely bad about it and very sad as well. I would not intrude on him. Intrude means interfere, दखल देना. So poet is saying मैं देख रहा हूं कि बच्चे को क्या हो रहा है, किस सैडनेस से वो गो थ्रू कर रहा है, कितना दुखी है वो, लेकिन मैं उसको जाके कुछ भी दिलासा नहीं दूंगा, मैं उसे कंसोल नहीं करूंगा, उसके पास जाके उससे बात नहीं करूंगा. बिकॉज a dime another ball is worthless. Because he's saying एक डाइम एक करेंसी होती है, another ball is worthless. He's saying एक और थोड़े से पैसों में जो दूसरी बॉल आ सकती है वो worthless है, उसका कोई भी वर्थ नहीं है, कोई भी उसका इंपॉर्टेंस नहीं है. क्यों? क्योंकि वो जो दूसरी नई बॉल आएगी उसके साथ तो उसकी अटैचमेंट्स है नहीं, है ना? अभी तो वो बॉल जो थी जिसके साथ वो खेलता था, बहुत टाइम उसने उस बॉल के साथ बिताया था, बहुत कुछ अटैचमेंट्स या बहुत सारी मेमोरीज रही होंगी उस बॉल के साथ. लेकिन अब तो नई बॉल के साथ ऐसा कुछ भी नहीं होगा. सो दैट्स वर्थलेस. वो नई बॉल उसके लिए बस एक बॉल ही होगी. नाउ
he senses his first responsibility in a world of possessions. Now responsibility and possession, सबसे पहले possession क्या होता है? जो भी चीज आपकी होती है, आपकी belongings जो होती हैं, आपकी notebook, आपका पेन, आपका बैग, उसी तरीके से आपके balls, आपके cricket tools जो भी होते हैं, सब कुछ equipments, वो सारे के सारे आपके होते हैं और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अगर वो टूट जाए आपकी गलती है, अगर वो खो जाए आपने उसका ध्यान नहीं रखा। सो आपको ही अच्छे से कुछ भी रखना है। अगर आपको यू हैव टू अंडरस्टैंड द रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो यहाँ पे यही हो रहा है, दिस बॉय अकॉर्डिंग टू द पोएट, दैट दिस बॉय इज गोइंग टू लर्न व्हाट रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स, एंड उसको आप समझ आएगा कि वो बॉल जो अब वाटर में गई है वो किसकी वजह से गई है, उसकी गलती की वजह से गई है। उसे नहीं खेलना चाहिए था ऐसी जगह पे जहां पे पानी था, क्योंकि अगर पानी वहां पे नहीं होता, ऐसी जगह पे वो खेलता नहीं, तो वहां पे वो बॉल जाती ही नहीं। सो सिमिलरली अगर कुछ भी चीज आपकी लाइफ में अच्छी हो रही है, इट इज हैपनिंग बिकॉज आपने उसके लिए एफर्ट डाले हैं। अगर कुछ चीज गलत हो रही है, इट्स हैपनिंग बिकॉज आपने शायद उतने एफर्ट्स नहीं डाले हैं। सो सिमिलरली अगर कुछ चीज खराब होती है तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अगर कुछ चीज अच्छी होती है वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जो भी चीजें आपकी हैं, आपकी सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उनके लिए। सो सिमिलरली हियर ये दिस बॉय इज गोइंग टू अंडरस्टैंड नाउ कि जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो आपकी सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो यहां से उसको आएगी कि किस तरीके से वो बॉल उसका पोजेशन था, उसकी वो बॉल थी। अगर वो केयरफुल रहता तो शायद उससे वो बॉल दूर नहीं जाती, वाटर में जाती ही नहीं। पीपल विल टेक balls will be lost forever, always, little boy, and no one buys a ball back. Money is external. So he is saying life में बहुत सारे ऐसे stages आएंगे जब लोग आपसे बहुत सारी चीजें आपसे ले लेंगे। मतलब यहाँ पे बस एक बॉल के जो सिंबल यहाँ पे बॉल है वो बहुत कुछ रिप्रेजेंट कर रहा है। इट्स ऑल्सो रिप्रेजेंटिंग कि आपके लाइफ के स्टेज में बहुत सारी ऐसी चीजें आएंगी जो आपसे दूर जाएंगी, चाहे वो इंसान हो, चाहे वो मटेरियलिस्टिक थिंग्स ही क्यों ना हो। और आपको सीखना पड़ेगा कि कभी भी वो चीज वापस नहीं आएगी, क्योंकि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वो एक बार चली गई, इट्स गॉन फॉर एवर। all balls will be lost always, little boy, and no one buys a ball back। और एक बार वो चलेगी तो वो दोबारा नहीं आएगी, क्योंकि एक चीज के साथ जो आपकी मेमोरीज हैं, जो इमोशंस हैं, वो इरिप्लेसेबल है। आप एक इंसान को दूसरे इंसान से रिप्लेस नहीं कर सकते हो। सो सिमिलरली आप एक जो चीज है उसको रिप्लेस नहीं कर सकते हो किसी और चीज से। आप ले जरूर लोगे नई चीज, लेकिन जो आपका फॉर्म ऑफ, जो आपका बॉन्ड था दूसरी पहली चीज के साथ, वो दूसरे के शायद आप क्रिएट ना कर पाए शायद। एंड मनी इज एक्सटर्नल, और जो एक मनी है वो एक्सटर्नल है, मतलब उसकी इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है अगर आप उसको बैलेंस करके देखें, मतलब अगर आप उसको कंपेयर करके देखें आपके इमोशन से। तो मनी, एक बॉल जो उसकी खोई है वो दूसरी बॉल भी आ सकती है मनी से, लेकिन जो बॉल पहली बॉल के साथ जो अटैचमेंट थी मनी के साथ, वो दूसरी बॉल के साथ नहीं आ सकती है। सो सिमिलर थिंग कि एक चीज चली जाएगी तो मनी हमेशा उसको वापस नहीं लेके आ सकता है। सो मनी इज एक्सटर्नल, मनी इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट। आपकी मेमोरीज और इन सबसे अटैचमेंट और इमोशन से ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रखता है मनी। ही इज लर्निंग वेल बिहाइंड हिज डेस्परेट आईज। डेस्परेट मतलब अब वो बस देख रहा है उस बॉल को जाते हुए। उसकी आंखों को डेस्परेट इसलिए डिस्क्राइब किया क्योंकि वो बॉल आ नहीं सकती और वो बस उसे देखे जा रहा है। वो सोच रहा है कि वो वापस आ जाए, लेकिन वो आ नहीं सकती है। द एपिस्टोमोलॉजी ऑफ लॉस। एपिस्टोमोलॉजी इज अ ग्रीक वर्ड, इट मीन्स नॉलेज। तो यहाँ पे उसको अंडरस्टैंड करा है वो नॉलेज ऑफ लॉस, मतलब समझ रहा है कि लॉस होता क्या है। हाउ टू स्टैंड अप, knowing what every man must one day know, and most know many days how to stand up। Very beautifully written। Here the poet is saying ये जो लेसन है, ये जो बॉल का जो जा रहा है उससे, वो बॉल अब दूर जो चली गई है, उसको वो समझाएगी बहुत सारी चीजें लाइफ में, कि जो लॉस है उसका सिग्निफिकेंस क्या है और उस लॉस से आप ओवरकम कैसे कर सकते हो। सो ही सेइंग कि how to stand up knowing what every man must one day know। So he's saying कि ये जो अभी लॉस उसका बॉल का है वो एक वन स्टेज ऑफ लाइफ है। और ऐसी बहुत सारे इंस्टेंसेस होंगे लाइफ में जहाँ पे बहुत सारी चीजें या इंसान दूर चले जाएंगे उस बच्चे से। और जैसे हमें भी पता है, हम जैसे लाइफ में ग्रो करते हैं, देयर आर सो मेनी थिंग्स, सो मेनी पीपल हु गो अवे फ्रॉम आवर लाइव्स। हमें उस टाइम पे लगता है कि शायद दिस इज द एंड ऑफ द वर्ल्ड, लेकिन ऐसा नहीं होता है। वी ऑलवेज कम बैक और हम फिर से स्टैंड अप करते हैं और फिर से हम अपनी लाइफ को शुरुआत करते हैं, बिकॉज वी नो वी हैव द पावर टू स्टैंड अप एंड स्टार्ट इट ऑल ओवर अगेन। सो हियर ऑल्सो द पोएट इज सेइंग, अगर आज बच्चा समझ रहा है कि यहाँ से लाइफ खत्म हो गया है, ऐसा नहीं है।
if he wants to stand up, he can stand up and he can again begin from where he stopped. तो हर कोई इंसान लाइफ में सीखता है कि हम लाइफ में आगे चल सकते हैं, because life moves on. It never stops for anything, anybody. If you want, if you have the will, and if you want to live, and if you want to overcome your sadness or anything in life, it's you who has to start. So similarly, that's how the poet summarizes or concludes the entire poetry, that we all have the power to stand up. And similarly, this boy will understand that loss is one part of life, and again you can come up with a bang and you can start all over again. I hope आपको पूरी की पूरी पोइट्री समझ आई हो. सबसे पहले एनाफोरा, आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन एनाफोरा इन अदर वीडियोस एज वेल, जहां पे कंसेक्टिव लाइंस में आपका एक भी वर्ड रिपीट हो रहा होता है, जैसे कि 1 2 3 जो आपकी लाइंस है उसमें कोई भी वर्ड रिपीट हो रहा है, दैट बिकम्स योर एनाफोरा. फॉर एग्जांपल हियर, what, merrily, merrily. So these words have been repeating in consecutive lines, so this becomes your anaphora. And also in the second line we can see repetition. Repetition को भी poet use करता है या फिर कहीं पे भी writing में, when you want to put emphasis on certain idea or certain word. किसी भी चीज को अगर आप पे जोर डाल के बोलना है, उसका significance थोड़ा ज्यादा समझाने के लिए, तो इसका मतलब हो जाता है repetition. जैसे यहाँ पे what is he to do? So now poet is saying, अरे अब बच्चा करेगा क्या? What will he do? So that he wants to put emphasis on the word what. So how is the child going to react? And the last one is your alliteration in the last line. alliteration का मतलब होता है कभी भी जो आपके adjacent words रखे होते हैं या फिर करीब कोई भी words रखे होते हैं और उनमें similar sound हो रही होती है शुरुआत के अल्फाबेट में, उसे बोलते हैं हम alliteration. जैसे कि हमारी लास्ट लाइन में है, buys ball back, so this becomes a burr. So this is your alliteration. Also there is no rhyme scheme in the poetry, कोई भी rhyme scheme use नहीं की गई है. So these are the 3 or 4 rhyme scheme used in the poetry. I hope आपको पूरी की पूरी poetry समझ आई हो और पूरी की पूरी आपको figures of speech समझ आई हो. And if you've liked the video, kindly like it, share it with your friends, subscribe to my channel, and do not forget to hit the bell icon. I'll see you soon with my next video. Thanks for watching. Much love.